Good morning, dear children. My name is Manish Shahu and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. तो बच्चों आज हम ICSE क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। यकीन मानो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस चैप्टर को तुम्हें दोबारा क्लास 11 में बहुत ही एलाबोरेट तरीके से पढ़ना है, राइट। तो क्यों ना हम आज ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले ताकि जब हम क्लास 11 में जाएं तो चीजें हमको आसान लगे, राइट बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके बच्चों, राइट। व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन? ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 3A है, राइट। देखो बच्चों, अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ये लॉज ऑफ मोशन जो है ये 5 पार्ट में ब्रेक किया गया है किताब में, राइट बच्चों, है ना। तो पहला चैप्टर क्या है बच्चों? पहला जो इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है वो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, दूसरा है बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड फाइनली ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर 3 है ये कंप्लीटली 5 पोर्शन में 5 एक्सरसाइज में तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज जो है बच्चों इस चैप्टर का क्या है वो दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आप बच्चों पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों प्लीज नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी निकालो, राइट। जब तुम नोट्स बनाओगे बच्चों तो तुम्हें बहुत फायदा होगा एग्जाम के टाइम में, राइट। तो पहला चैप्टर क्या है बच्चों? दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके बच्चों, तो अगर मैं फोर्स लगाता हूं डिफरेंट टाइप का बॉडी में तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आओ पहले पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप का बॉडी से मेरा क्या मतलब है बच्चों। अगर मैं डिफरेंट टाइप का बॉडी बोल रहा हूं बच्चों तो मेरे पास में 2 बॉडी है। क्या है हमारे पास बच्चों? एक है बच्चों दैट इज रिजिड बॉडी, दूसरा है नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों, दोनों अलग अलग बॉडी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब रिजिड बॉडी बोलते किसको है? तो बच्चों अगर मैं तुमको बोलूं मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये कैसा बॉडी है बच्चों? ये है रिजिड बॉडी, मतलब जो बॉडी सख्त है। तो बच्चों सख्त कैसे बनेगा बॉडी? सख्त तभी बनेगा जब इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैं डायग्राम के सहायता तुमको समझाता हूं बच्चों। देखो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। ठीक है, ये जो बॉडी है ये मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल को लेकर बना हुआ है। बोलो बच्चों हाँ या नहीं? मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल को लेकर के ये बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा है। किसमें? इन केस ऑफ रिजिड बॉडी में। इसीलिए रिजिड बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है। ठीक है बच्चों, तुमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले कि सॉलिड हैज डेफिनेट स्ट्रक्चर या डेफिनेट शेप। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। क्यों स्पेस नहीं होता है बच्चों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट बच्चों। तो जब तुमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया बच्चों तो ये बॉडी कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो बॉडी पोजीशन A पे था तो अब ये बॉडी कहां आ जाएगा बच्चों? पोजीशन B पे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर बॉडी कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है? हर पार्टिकल पे इक्वल फोर्स लगा होगा बच्चों। मान लो मैंने बॉडी पे फोर्स F लगाया तो सारा पार्टिकल पे इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, हेंस द एंटायर बॉडी शिफ्ट हो गया पोजीशन A से पोजीशन B में। ठीक है, तो हमें क्या यहां पता चला बच्चों? हमें यह पता चला कि अगर हमने फोर्स लगाया किसी भी एक रिजिड बॉडी पे तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो आ जाएगा मोशन में। समझ में आया बच्चों? और अगर बॉडी मोशन में है तो वो आ जाएगा रेस्ट में। जैसे कि बच्चों मान लो कि एक क्रिकेटर, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बैट्समैन उसने बल्ले को यूं घुमा करके छक्का मारा, राइट। तो जब बल्ले से बॉल टकराया तो बॉल जो है ऑब्वियसली इन मोशन में है, लेकिन फील्डर ने जैसे ही बॉल को लपक लिया तो अब बॉल जो है फील्डर के हाथों में है। तो जो बॉडी मोशन में था अब वो फील्डर के हाथों में आया, क्या हो गया बच्चों? दैट इज रेस्ट में हो गया। समझ में आया बच्चों? तो अगर बॉडी रुका हुआ है फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, और अगर बॉडी मोशन में है तुमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का या तो डायरेक्शन या फिर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। ये जो कैच लेने वाला एग्जांपल से हम लोगों ने समझा, राइट बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिजिड बॉडी। देखो बच्चों
मैं किसे बोलता हूं, हम किसे बोलेंगे, नॉन रिजिड बॉडी। बच्चों देखो, वो बॉडी जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसके कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा सा कम है, राइट। इसका मतलब पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चों, स्पेस है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब तुमने यहां पर फोर्स लगाया, ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया बच्चों, उसके आसपास वाले पॉइंट में मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और फोर्स उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आई मीन टू से इस साइड वाला बॉडी ये बिल्कुल भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा यूं, बॉडी का शेप बदल जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो जब मैंने एक नॉन रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप क्या हो गया बच्चों, बदल गया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। और जब हमने रिजिड बॉडी में फोर्स लगाया तो बॉडी क्या में आ गया, मोशन में आ गया। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि भाई साहब ये फोर्स है क्या। तो फोर्स वो कॉज है जो रुके हुए बॉडी को मोशन में ला दे, या अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसको रोक दे, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब बॉडी रिजिड है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी नॉन रिजिड है तो यही फोर्स बॉडी का क्या बदल देगा बच्चों, शेप एंड साइज बदल देगा। समझ में आया बच्चों। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये जो रिजिड बॉडी है, मैंने अगर इसमें फोर्स लगाया बच्चों, ठीक है, जब मैंने इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी कंप्लीटली डिस्प्लेस होगा, लेकिन बॉडी आड़ा टेढ़ा कभी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ये बॉडी टूट जाएगा लेकिन आड़ा टेढ़ा कभी नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर। सो बच्चों, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंज आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट टू मोशन और इफ द बॉडी इज मोशन इनटू रेस्ट। अगर बॉडी रिजिड हुआ, ठीक है, एंड इफ इट इज नॉन रिजिड बॉडी इट ऑल्सो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। समझ में आया बच्चों। तो ये है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट बना लो, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल दूंगा। मान लो बच्चों कि रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड को तुम खींचते हो, तो जब तुम रबर बैंड को खींचते हो तो उसका शेप और साइज क्या होता है बच्चों, बदल जाता है, ठीक है। या मैं एक और एग्जांपल दूंगा बच्चों। मान लो हम घर में हम सब रोटी खाते हैं, राइट। तो जब मम्मी हमारी रोटी बनाती है तो उन्होंने आटा को गूंथा, राइट, आटा को गूंथ के एक हल्का सा लोई लेकर के उसको क्या किया, मम्मी ने उसको गोल करा, ठीक है। तो जब तुम उसमें फोर्स लगाओगे बच्चों तो क्या होगा कि ये पोर्शन जो है इसका शेप और साइज बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी कैसा है, नॉन रिजिड बॉडी है। समझ में आया बच्चों। तो इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है बच्चों, स्पेस है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर रिजिड बॉडी के मुकाबले क्या है बच्चों, बहुत ही कम है, राइट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे घरेलू एग्जांपल हम लोगों ने ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आओ बच्चों हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो बच्चों का हमने डिस्कस करा फोर्सेस, ठीक है। अब फोर्स को दो कैटेगरी में तोड़ दिया गया, राइट। क्या है, एक है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, राइट। अब बच्चों कांटेक्ट फोर्स को फर्दर डिवाइड किया है 5 भागों में, ठीक है बच्चों। कितने भागों में, 5 भागों में, ठीक है। पहला क्या है बच्चों, पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा क्या है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, चौथा फोर्स ऑन स्प्रिंग, और दूसरा लास्ट जो है 5वां वो है फोर्स ड्यू टू कोलिजन। समझ में आया बच्चों, ये फोर्स ड्यू टू कॉलिजन है, ठीक है। अगर आते हैं बच्चों हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, तो इसमें हमारा 3 फोर्सेस है। एक है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आई कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा जो है वो क्या है बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज है फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम फोर्स पढ़ते हो, राइट, तो फोर्स की 3 चीजों के बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है। अगर मैंने फोर्स पढ़ा, ठीक है, तो फोर्स की 3 चीजों के बारे में मुझे पता होना जरूरी है। पहला क्या, कि भाई मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। दूसरा जो है फोर्स को मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन। और तीसरा क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आया बच्चों। तो देखो बच्चों, ये मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करना है, राइट, या हम कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हम कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि हम चैप्टर 3C में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, डायरेक्शन, अभी हमें हर फोर्सेस का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, राइट। अब आते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तुम्हारे अभी केस में नहीं है ना। आओ मैं समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों। मान लो कि ये एक बोतल है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये एक बोतल है, तुमने इसको यहां फोर्स लगाया, ठीक है। जब तुमने यहां फोर्स लगाया तो बॉडी कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से यहां, ठीक है। आई मीन टू से तुम फोर्स लगा रहे हो कंटिन्यूअसली, तुमने धीरे 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 फोर्स लगाया, बॉडी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर जाओगे, एक टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर बॉडी गिर जाएगा,
राइट। और अगर मान लो ये वाला हिस्सा बॉडी का बंधा हुआ है तो बॉडी में रोटेशनल मोशन आ जाएगा, लेकिन रोटेशनल मोशन अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। इसीलिए बच्चों तीन चीजों को हमें ध्यान देना है। क्या क्या चीज है बच्चों? पहला चीज क्या है बच्चों? पहला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है? दूसरा है व्हाट इज द डायरेक्शन, और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फिलहाल हम यहां पर चर्चा करते हैं कि भाई हर फोर्स होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो अब पहला हम डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? तो बच्चों जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और उसके बाद उसमें फोर्स लगता है तो हम उस फोर्स को कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें पहले क्या आता है बच्चों? पहले आता है फ्रिक्शनल फोर्सेस। समझ में आया बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट। सो आओ चर्चा करते हैं कि भाई साहब ये फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है। तो बच्चों फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने? फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। तो भाई साहब ये रिलेटिव मोशन होता क्या है? मोशन तो मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है बच्चों, देखो ये हुआ एक दोस्त तुम्हारा ए, है ना, और ये रहा ट्रेन। ठीक है बच्चों, ट्रेन में दूसरा दोस्त खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, ठीक है, राइट। तो ये दोस्त का नाम हो गया बी। समझ में आया बच्चों? अब देखो ये माने दोस्त ए है, ये दोस्त बी है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? दोनों एक दूसरे के क्या है? अच्छे दोस्त हैं। अब ए मान लो बी को छोड़ने गया, राइट। ये क्या है बच्चों? ये ट्रेन है, ठीक है। ए बी को छोड़ने गया, ठीक है। अभी ट्रेन रुका हुआ है, बॉडी आई मीन जो दोस्त बी है वो ट्रेन के अंदर है और दोस्त ए जो ट्रेन से बाहर है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा ट्रेन ए आई मीन बॉडी ए से या फिर दोस्त ए से, बताओ तुम्हारा दोस्त रुका हुआ है या चल रहा है या मोशन में है, तो ए क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बच्चों? चूंकि ट्रेन रुका हुआ है इसीलिए जो है उसका दोस्त बी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन वही ट्रेन अगर चलने लगे बच्चों विद वेलोसिटी भी, तो क्या होगा? तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा? आई मीन टू से ए क्या बोलेगा कि बी मोशन में है, राइट। जब पहले ट्रेन रेस्ट में था तो बी रेस्ट में था, लेकिन जब बी ट्रेन मोशन में आ गया तो ए के लिए बी भी मोशन में आ गया, पहला केस, ठीक है। अब मान लो ए भी यहां बैठ गया बच्चों, ठीक है, ए भी यहां आकर के बैठ गया, ठीक है। अब ट्रेन रुका हुआ है, तो ट्रेन जब रुका हुआ है तो ए के लिए बी रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है। समझ में आया? अब जब ट्रेन मोशन में आ गया वेलोसिटी v से, तब भी बी के लिए ए और ए के लिए बी दोनों रेस्ट में है, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रहा है लेकिन ए बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है बस दोस्तों या बच्चों, देखो कि इस दुनिया में ना तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में है। सारा चीज हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? रिलेटिव में निकाल रहे हैं। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन? ठीक है। तो बच्चों कि ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। कौन सा मोशन भाई? दैट इज रिलेटिव मोशन। किस किस के बीच में? ना दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। आया समझ में? तो जैसे मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, ये एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, मान लो ये रहा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बच्चों, राइट। इसका मास m है, राइट। तो जब बॉडी पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो जाहिर सी बात है बॉडी इधर से यहां आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? बॉडी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन बॉडी पे एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा जिसका नाम है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, ये इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है बच्चों? दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। याद रहेगा बच्चों? हाँ कि नहीं? बताओ फोर्स क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? मान लो एक वेक्टर, तो हम क्या करते हैं? ए के ऊपर में एक एरो लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो दिस रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों फ्रिक्शन जो है वो मोशन को क्या किया? अपोज किया। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास में एक चेयर है, ठीक है। मैंने उस चेयर को यूं धक्का लगाया, या कोई भी एक सोफा है, मैंने यूं धक्का लगाया। अब जब मैं धक्का लगा रहा हूं सोफा खिसक नहीं रहा, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब मैंने फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। बदले में सोफा ने या वो ऑब्जेक्ट ने मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ज्यादा फोर्स लगाया, ठीक है। इसलिए सोफा को मैं खिसका नहीं पाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो खिसका नहीं पाया इसी किस फोर्स की वजह से? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स कम लगा रखा है और बदले में उस ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगा रखा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब देखो मैं तुम्हें अगर बोलूं कि जो हम जाते हैं ट्रॉली बैग लेकर के कहीं यात्रा करने के लिए, तो ट्रॉली बैग में क्या चक्के लगे होते हैं? तो बच्चों चक्के क्यों लगे होते हैं? ताकि फ्रिक्शन घट जाए, और अगर फ्रिक्शन घट जाएगा तो मोशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के मुकाबले क्या है? ऑपोजिट है।
समझ में आया। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो मैंने फोर्स इधर लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, मतलब फ्रिक्शन जो है वो मोशन को क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो तुम लोग क्या करो, नोट्स बना लो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना लो, काफी हेल्प करेगा ये नोट्स तुमको एग्जाम के टाइम में, राइट बच्चों। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं बच्चों, सेकंड जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो नाम है नॉर्मल, तुम लोगों ने क्लास 9 में कंस्ट्रक्शन किया होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन में तुम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, राइट बच्चों। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, राइट, ऐसे परपेंडिकुलर, राइट। तो ये लाइन मान लो ए बी और ये सी है, तो हम बोलेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, तो वैसे ही ये जो नॉर्मल का मतलब क्या है, होता है बच्चों परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के सहारे हम समझते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास m है, राइट, तो इसका वेट कहाँ ऐड करेगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बदले में क्या होगा बच्चों, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर ये एक्शन तो ये क्या होगा बच्चों, रिएक्शन। और ये रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, सो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और आई कैन से नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो बच्चों ये सरफेस है, यहाँ कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसे रहेगा उसका डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं है। मान लो सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे रहेगा। समझ में आया। तो जो पोर्शन लगा हुआ है बॉडी को जहां कांटेक्ट कर रहा है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जब तक वेट को बैलेंस करते रहेगा तब तक, मान लो ये एक टेबल है बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक टेबल है। ठीक है, अगर ये एक टेबल है तो जब तक ये दोनों बैलेंस होते रहेगा तब तक टेबल टूटेगा नहीं, और जैसे ही वेट ज्यादा हो गया टेबल टूट जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूँ फिर से, ध्यान देके सुनो बच्चों। मान लो मैंने एक टेबल लिया, ठीक है, ये रहा एक टेबल, टेबल के 4 पाए मैंने बना दिए, राइट। ये 4 पाए पे मैंने क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास m है। तो इसका भाई साहब वेट कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। बदले में ये टेबल के जो कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बोलो हाँ या नहीं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया, तभी जाकर ये वेट जिसका मास जिसका मास m है वो बॉडी चेयर पे या टेबल पे टिका रहा। अगर तुमने इसके ऊपर एक बॉडी रख दिया जिसका मास मान लो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बॉडी का वेट ज्यादा हो जाएगा, और अगर बॉडी का वेट रिएक्शन से ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। अब समझ में आया। या मैं एक और एग्जांपल के तौर पर तुमको समझाता हूं बच्चों। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको अपने हाथों में यूं रखा, राइट। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो डस्टर है, इसका वेट कहां आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बदले में मेरा हाथ है ना, ये जो पाम है, ये क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है ना। तो जब तक ये दोनों बैलेंस है, कौन दोनों बच्चों, न इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, जब तक ये बैलेंस रहेंगे तब तक ये मेरे हाथों के ऊपर बड़ी आसानी से रहेगा, टिका रहेगा। लेकिन मान लो बच्चों तुमने एक ऑब्जेक्ट लाके मेरे हाथों पे रख दिया, और मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इसका मास मान लो 100 kg है, तो क्या मैं 100 kg मास को अपने इस हाथों में हथेली में रख सकता हूं क्या, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि उस समय वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वो इस वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा। समझ में आया बच्चों। और ये जो हाथ यूं नीचे गिर जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट चिल्ड्रन, नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसा मैंने तुम लोगों से कहा, क्या कहा कि डायरेक्शन तुमको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, किसके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। समझ में आया बच्चों। तो मैं तुमको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूं बच्चों, ठीक है। मान लो ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, मैंने यहाँ पर एक मास रख दिया, एक बॉडी रख दिया, इसका मास कितना है बच्चों, m हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं मान लो बॉडी को यहाँ पर रखूं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। बोलो हाँ या नहीं। क्यों आएगा, जाहिर सी बात है, बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ में। बोलो हाँ या नहीं, बॉडी पे ये फोर्स लगा नीचे की तरफ में, ठीक है। तो बच्चों अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो तुम मुझे बताओ बच्चों कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो नीचे लगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। समझ में आया कि नहीं है, पहला। दूसरा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये सरफेस कांटेक्ट में, बोलो हाँ या नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगेगा अगर ये इंक्लाइन सरफेस है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, लिख के बताओ।
कमेंट बॉक्स में समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया क्या बच्चों हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब तीसरा बच्चों टेंशन, है ना। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि टेंशन फोर्स भाई साहब किस में आता है, तो टेंशन फोर्स हमेशा भाई साहब कहाँ आता है, रस्सी में आता है, ठीक है। तो जब कभी तुम्हारे पास रस्सी है और रस्सी में तुमने एक वेट को सस्पेंड कर दिया है जिसका मास m है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड। बदले में टेंशन कहाँ लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। समझ में आया बच्चों। तो भाई ये टेंशन लग रहा है, इसको जानने के लिए तुम क्या करोगे, एक कैंची लेकर के आओ, एक सीजर लेकर के आओ और यहाँ से कट कर दो। तुम जब यहाँ से कट कर दो क्या होगा बच्चों, ये बॉडी नीचे गिर जाएगा और देखोगे रस्सी में एक झुकाव ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो भाई क्यों रहा, रस्सी में झुकाव ऊपर की तरफ क्यों रहा, इसीलिए रहा क्योंकि ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स लग रहा है। समझ में आया बच्चों। तो बेसिकली याद रखना टेंशन का फोर्स कहां लगता है, रस्सी में लगता है। व्हाट इज द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाई या फिर वेट। समझ में आया। मैं तुमको इसका एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों। क्या है एग्जांपल, मान लो तुम एक पुली ले लो, ठीक है बच्चों। तुम जानते हो किसको बोलते हैं पुली, बोलो हाँ या नहीं। तो तुमने ये पुली ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तुमने एक वेट लगा दिया और यहाँ तुमने एफर्ट लगाया। समझ में आया बच्चों, क्या लगाया, एफर्ट। तो तुम इसको खींच रहे हो, यहाँ पर तुमने जब इसे यहाँ खींचा तो एफर्ट क्या लगा बच्चों, ई लगा, ठीक है। तो बदले में ये जो लोड है ये ऊपर जाएगा कि नहीं, बताओ मुझे, हाँ या नहीं। तो जब तुमने एफर्ट नीचे खींचा तो टेंशन कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। मैंने क्या कहा, व्हाट इज टेंशन, इट इज नथिंग बट द डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या है, एफर्ट के या फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो बच्चों ये टेंशन जो है, देखो ये टेंशन ये नीचे की तरफ में आया, ठीक है। और इसका वेट कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है। तो इस पर टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लग जाएगा। तो बच्चों तुम खींच रहे हो रस्सी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस लोड को ऊपर उठा कौन रहा है, टेंशन उठा रहा है। समझ में आया बच्चों। क्योंकि रस्सी सेम है इसलिए यहाँ और यहाँ टेंशन सेम होगा। अगर टेंशन अलग अलग हुआ तो रस्सी टूट जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन है किसका, मैंने बताया, दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन का, ठीक है। नोट बना लो बच्चों, पॉज करके वीडियो, ठीक है। जहां डाउट रहेगा तुम कमेंट बॉक्स पर लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड दोस डाउट, ठीक है। आज बच्चों अब आते हैं क्या, चौथे वाले में, ठीक है। क्या है बच्चों, फोर्स ड्यू टू और फोर्स ऑन द स्प्रिंग, ठीक है। तो बच्चों तुमने स्प्रिंग देखा होगा, राइट, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों क्या हुआ कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, राइट। मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है। इस स्प्रिंग में मैंने एक बॉडी लगा रखा है जिसका मास m है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इधर लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो मुझे पता है स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है बच्चों, अगर तुम स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच करो या तो कॉम्प्रेस करो, जैसे ही तुम अगर उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे, आई मीन टू से जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगा रखा है फोर्स, वो अगर हटा लोगे तो वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। इसी प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग को क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं इलास्टिसिटी। और उस बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो जरा ध्यान देके सुनो, पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको स्ट्रेच किया, फोर्स उधर लगाया, ठीक है। तो जब मैंने फोर्स उधर लगाया तो ये क्या होगा बच्चों, स्ट्रेच होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो ये अगर स्ट्रेच हुआ तो बॉडी यहां से यहां आ जाएगा, बोलो। तो ये बॉडी में क्या आया बच्चों, ना डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। बॉडी में मैंने फोर्स कहां लगाया था, एक्सटर्नल उस डायरेक्शन में लगाया था। तो जैसे ही तुम एक्सटर्नल को छोड़ दोगे तो ये स्प्रिंग फिर दोबारा इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसके, ना एक्सटर्नल फोर्स के। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, है ना, हमने यहाँ क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। अब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। तो जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेंगे तो बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, राइट। तो मान लो मैंने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है। तो पहले स्प्रिंग यहाँ था, राइट, अब यहाँ पर स्प्रिंग पे इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, तुमने फोर्स इधर लगाया है, बोलो हाँ या नहीं, राइट, हाँ या नहीं, लिख के बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स हटा लोगे तो स्प्रिंग फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग पे फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगा। समझ में आया बच्चों। तो जो स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स है उसे कहते हैं फोर्स ऑन द स्प्रिंग। इसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होता है। ये चीज याद रहेगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो हम या तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं तुमसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
फोर्स के बारे में, ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों स्प्रिंग का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बॉडी कितना डिस्प्लेस किया, और स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स है। ये माइनस के क्या है बच्चों, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है बच्चों, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ एस कितना हो गया बच्चों, माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। तो ये माइनस किसके लिए, माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। आपने फोर्स उधर लगाया है तो डायरेक्शन उसके क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों हमारे तुम अपने पेन में देखा होगा स्प्रिंग, राइट, हाँ यानी, और गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर में भी स्प्रिंग होता है, राइट। तो किसे कॉम्प्रेस या स्ट्रेच करना हमारे लिए अपने हाथों से आसान है, तो जो पेन के अंदर स्प्रिंग है वो, बोलो हाँ यानी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मुझे पता है कि एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स, हाँ यानी माइनस साइन तो डायरेक्शन की वजह से है, ठीक है। तो ये के का वैल्यू क्या है, दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर in the spring of the pen, but its value is very high in case of the vehicle का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। समझ में आया। इसलिए अगर के का वैल्यू ज्यादा हो गया बच्चों तो फोर्स भी तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉम्प्रेस या फिर एलोंगेट या फिर स्ट्रेच करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो इसको उतार लो, है ना, ठीक है। तो ये रहा फोर्स ऑन द स्प्रिंग। अब आखिरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है बच्चों, दैट इज फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। आओ चर्चा करते हैं उसकी, ठीक है। फोर्स ड्यू टू कोलिजन, लिख लो बच्चों, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। तो मान लो ये रहा एक बॉडी ए, ठीक है, ये रहा दूसरा बॉडी बच्चों बी, इसका मास हुआ मान लो m1, इसका मास हुआ मान लो m2, ये इधर आ रहा है वेलोसिटी v1 से, ये इधर आ रहा है वेलोसिटी v2 से। तो कुछ देर के बाद दोनों टकराएंगे, बोलो हाँ यानी, बिल्कुल टकराएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है बिफोर द कोलिजन, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये बॉडी कोलाइड हो गया, ठीक है, कोलाइड हो जाएगा तो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बॉडी बी जो है बॉडी ए पे एक फोर्स लगाएगा, उसका नाम है एफ ए बी। क्या नाम है इसका बच्चों, एफ ए बी। हमने एरो क्यों दिया, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एफ ए बी का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली तब ए बी बी पे जो एक फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, एफ बी ए। तो देखो तुम बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अगर मैं यहां बोलूं बच्चों एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, तो एफ ए बी क्या है बच्चों, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बहुत आसान है बच्चों, बी ने ए पे फोर्स लगाया तो एफ ए बी, ए ने बी पे फोर्स लगाया तो एफ बी है। समझ में आया। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट होता है, ठीक है, राइट। तो बच्चों ये भी कॉलिजन क्लास 11 में जाके वर्क पावर एनर्जी में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे, राइट। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ बच्चों, ऑपोजिट हुआ, और इसे ही बोलते हैं फोर्स ड्यू टू क्या बच्चों, कॉलिजन। आया समझ में, ठीक है। तो बना लो ये डायग्राम, राइट, ठीक है, पॉज करके कर लो बच्चों, है ना। अब बच्चों तो ये रहा क्या हमारा सारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब आओ चर्चा करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बच्चों। हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट, तो एज मैंने तुम्हें कहा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन तरह का होता है, राइट बच्चों। क्या क्या होता है, एक होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स बच्चों, देखो दो मास आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी है बच्चों मान लो ए, ये बॉडी है बी, और दोनों का सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, आर है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, G इंटू m1 इंटू m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। परेशान मत हो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आया, ये सिर्फ तुम याद रखो, ठीक है। एफ जी इक्वल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। जैसे कि मान लो बच्चों मैंने ये लिया सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल आर है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, मतलब ये होगा अर्थ का रेडियस, और यहाँ से यहाँ क्या होगा बच्चों, अर्थ की ऊंचाई होगी, आई मीन टू से हाइट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो कि मैंने इस बॉडी को अपने हाथों से छोड़ दिया तो बॉडी ऑब्वियसली नीचे आ जाएगी। तो बताओ इन दोनों बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है क्या, तो जवाब है नहीं। इसके बाद भी ये बॉडी कहाँ आ गया, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आ गया, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आया, नोट्स बना लो बच्चों इसका, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं क्या, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, ठीक है। तो बच्चों मान लो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों देखो पहले समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है,
रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसी को स्टडी करने के जो प्रिंसिपल है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों क्या है बच्चों, सेम चार्जेस है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैं बोलता हूँ मान लो मैं यहाँ पर एक चार्ज लिया पॉजिटिव, एक चार्ज ले लिया नेगेटिव, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। तो ये बॉडी इधर भागेगा, ये बॉडी इधर भागेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, दैट इज एफ बी ए, इसलिए बी इधर इधर खींचा चला आएगा। ठीक उसी प्रकार बॉडी बी ने बॉडी ए पे कौन सा फोर्स लगाया, दैट इज एफ ए बी। बच्चों ये नोटेशन है एफ ए बी, तुम अपने मर्जी के मालिक हो, तुम उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जब लिखोगे तो वहां लिख देना कि एफ बी ए मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो ये और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई बच्चों, आर हुई। तो ये फोर्स हो जाएगा बच्चों के, मान लो इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो K Q1 Q2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स। समझ में आया बच्चों। तो ये अट्रैक्शन है, अगर रिपल्सन होगा तब भी वही केस में होगा बच्चों, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी है r, ठीक है, तो ये इधर भागेगा फोर्स से, ये इधर भागेगा फोर्स से, तो दोनों जो फोर्स सेम होगा बच्चों, रिपल्सन सेम होगा, अट्रैक्शन सेम होगा। आई मीन टू से द फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन में दोनों सेम होगा, ठीक है, राइट। तो ये रहा तुम्हारा क्या, दैट इज माने अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों मैग्नेटिक फोर्स में आ जाओ। तो क्या है मैग्नेटिक फोर्स, तो बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ, यहाँ एक और ले लिया बच्चों दैट इज नॉर्थ साउथ, तो बताओ यहाँ ये क्या है, इन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों ना, अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन इस केस में नॉर्थ साउथ, यहाँ हमने लिया साउथ नॉर्थ, ठीक है, या फिर हमने ले लिया साउथ नॉर्थ, यहाँ ले लिया हमने नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सेम पोलैरिटी, ये क्या है, सेम पोलैरिटी, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्सन हो जाएगा। ये हमको पहले से पता है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो तुम ध्यान दोगे बच्चों कि सेम पोलैरिटी यहाँ भी है, दो पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ पोल, वो आपस में क्या करेंगे, अगर सेम है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आओ बच्चों, हमने तीन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, एक है ग्रेविटेशनल, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब इनके प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, तो एक बात है ना बच्चों, पहला प्रॉपर्टी, हाँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, नो रिपल्सन बच्चों, नो रिपल्सन फोर्स कम्स इन ग्रेविटी, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड दूसरा फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। तो ये पहला एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो और चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, ये तीनों फोर्स जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस घटा दोगे फोर्स बढ़ जाएगा। इसलिए तीनों क्या फॉलो करते हैं, ये तीनों फॉलो करते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है। इनवर्स क्यों, क्योंकि 1/, है इसलिए इनवर्स, और स्क्वायर क्यों, क्योंकि आर पे स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक बहुत ही आसान सवाल जो तुम आगे जाके भी तुमको पता चलेगा इसके बारे में, मान लो बच्चों कि ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, मान लो ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दैट इज G m1 m2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परेशान मत हो, ग्रेविटेशनल चैप्टर 3E में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने नया डिस्टेंस जो है वो 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो फोर्स बदल जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, G m1 m2 होल डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब आर डैश क्या है, बराबर 2r है, तो G m1 m2 होल डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर, तो दैट इज G m1 m2 होल डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। बोलो हाँ यानी, बट व्हाट इज G m1 m2 क्या होगा बच्चों, दैट इज Fg है, तो F डैश क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। समझ में आया। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि जो नया डिस्टेंस है वो r/2 हो गया, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। अब यहाँ तुम G m1 m2 होल डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर पुट करो, तो r स्क्वायर बाई 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4G m1 m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर, तो ये क्या है, दैट इज F है, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज द फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज,
क्या क्या है वो बॉडी बच्चों, रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी है। उसके बाद क्या किया हमने डिस्कस, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हमने 5 तरह के फोर्स डिस्कस किए, पहला फ्रिक्शनल, दूसरा टेंशन, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, चौथा स्प्रिंग में फोर्स कितना, पांचवा फोर्स ड्यू टू कॉलिजन। फिर क्या हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या था वो, उसमें आया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और तीनों की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। समझ में आया बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर तुमको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3B जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद हम एक सेपरेट चैप्टर मतलब वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों प्लीज नोट बनाओ, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में, अपने नियर डियर में शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक और ही जबरदस्त वीडियो के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।